एवरीवन, दिस इज प्रशांत सिंह एंड वेलकम टू एईसी प्लस। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर तरीके से चल रही होगी। एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि चीज़ें बदलें, आपका एग्ज़ाम निकले या ना निकले, लेकिन एक चीज़ ज़रूर बदलती है, वो है आपका समय। तो अगर आप प्रिपरेशन के टाइम ड्यूरेशन पर, अगर आप अपनी परीक्षा की तैयारी के समय पर आप समय का ध्यान रखते हैं और समय से आप सारी चीज़ों को अपने साथ में लेकर चलते हैं और जो चीज़ें उस टाइम ड्यूरेशन पर बेहद आवश्यक है, जो चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं, आप उसका ध्यान रखते हैं, तो आपका एग्ज़ाम जो है वो ज़रूर निकलता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि समय जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ बोल रहा है कि हर वक्त जीतने का जज्बा होना चाहिए, क्योंकि किस्मत बदले या ना बदले पर समय जरूर बदलता है। तो यकीन मानिए कि अगर अभी आपका समय जो है वो खराब चल रहा है और आपको ये लग रहा है कि यार ये संघर्ष हमारा कब खत्म होगा, तो यकीन मानिए आप प्रयास करते रहिए, आपका संघर्ष भी बदलेगा, आपका संघर्ष भी खत्म होगा और आपका समय जो है वो भी बदलेगा। बात समझ में आ रही है? आइए देखें। मैंने लास्ट क्लास में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था और मैंने ये बोला था कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के तौर पर हाल ही में किसको नियुक्त किया गया है? तो अगर मैं बात करूं, अगर आप इनको जानते होंगे तो इनका नाम है ब्रजेश कुमार उपाध्याय। तो हाल ही में जो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड है उसके अध्यक्ष, या अगर मैं चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर सीईओ की बात करूं, तो उनको नियुक्त किया गया है, जिनका नाम है ब्रजेश कुमार उपाध्याय। अब ब्रजेश कुमार उपाध्याय की, अगर मैं ब्रजेश कुमार उपाध्याय को नियुक्त किया गया। अब मैं अगर यहाँ पर बात करता हूँ किसकी, मैं बात करता हूँ गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की। तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो किया गया है 1957। और इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि ये याद रखनी पड़ेगी आपको कि ये जो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड है वो अभी हमारे इंडस्ट्री सेक्टर में मिनी रत्न, हमारे इंडस्ट्री सेक्टर में मिनी रत्न कंपनी का स्टेटस प्राप्त की हुई है। बात समझ में आ रही है? अगर आपको पता होगा तो जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं, जो पीएसयूज हैं, उनकी 3 कैटेगरी दिखाई देती है और उन 3 कैटेगरी में अगर मैं बोलूं यहाँ पर, तो सबसे बड़ी कंपनी जो आती है वो आती है महारत्न कंपनी, फिर आता है नवरत्न कंपनी और फिर आता है मिनी रत्न कंपनी। तो 3 कैटेगरी याद रखिए, एक महारत्न कंपनी, एक नवरत्न कंपनी और दूसरा आता है मिनी रत्न कंपनी। जो कंपनी पहले मिनी रत्न होगी अपग्रेड होकर वो नवरत्न पे जाएगी, जो कंपनी नवरत्न होगी अपग्रेड होकर फिर वो एक समय के बाद में महारत्न पर जाएगी, अगर वो प्रॉफिट मेकिंग होती जाती है तो। करंट में अगर याद रखेंगे कितनी महारत्न कंपनियां हैं, तो 12 महारत्न कंपनियां हैं। करंट में अगर याद रखें नवरत्न कंपनी कितनी है, तो ये भी 12 ही हैं। पहले आप देखेंगे तो यहाँ पर 11 और 14 नजर आती थी, लेकिन एक नवरत्न कंपनी जो है वो यहाँ चली गई, तो 11 से वो 12 हो गई, और ये भी तो 11 और 13 नजर आती थी, तो ये 13 से 12 हो गई। बात समझ में आ रही है? तो याद रखिए कि महारत्न और नवरत्न कंपनियों की संख्या जो है वो 12 और 12 है। मिनी रत्न कंपनी में आप सिर्फ इतना याद रखिए कि मिनी रत्न कंपनी में 2 कैटेगरी है, एक कैटेगरी 1 कहलाती है और एक कैटेगरी 2 कहलाती है। बात समझ में आ रही है? तो इतनी चीजें याद रखिए। तो आपको ये क्लियर हो गया कि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड जो है उसका नए सीएमडी जो है वो ब्रजेश कुमार उपाध्याय जी हैं। इस कंपनी की अगर मैं बात करूं तो ये कंपनी जो है वो 1957 में स्टार्ट की गई और इस कंपनी का स्टेटस जो है अभी करंट में वो मिनी रत्न कंपनी के तौर पर देखा जा रहा है। बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पर बोल रहे इन विच सेशन ऑफ द पार्लियामेंट विल द फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023 बी प्रेजेंटेड। वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 में संसद के किस सत्र में प्रस्तुत किया गया है? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये वन संरक्षण अधिनियम जो है वो आखिर है क्या जिसमें संशोधन किया गया है। तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो एक वन संरक्षण अधिनियम आया, कब आया? ये आया 1980 में। और 1980 में वन संरक्षण अधिनियम जो लाया गया उसके तहत ये बोला गया कि भाई वन और वन्य जीव जो भी हैं उनके संरक्षण के लिए काम करेंगे, अलग अलग प्रकार से हम नियम बनाएंगे।
कुछ चीज़ों के बारे में कुछ नियम जो हैं वो बताए गए। अब ऐसी चीज़ें समझ में आ रही हैं 2023 में आते आते हमको ये लगने लगा कि यार इसमें कहीं ना कहीं हमको संशोधन की आवश्यकता है, कहीं ना कहीं इसमें हमको अमेंडमेंट की ज़रूरत है। तो इसी अधिनियम में अमेंडमेंट किया गया और उसको क्या बोला, उसको बोला वन संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण संशोधन अधिनियम या संशोधन विधेयक की अगर मैं बात करूं, दो हजार 23। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि भाई इसमें कुछ चीजें थी, ऐसी चीजें जो आज के टाइम पर उसमें बदलाव की आवश्यकता थी, तो उसमें संशोधन किया गया और एक बिल लाया गया ताकि उसको एक अधिनियम बनाया जा सके बाद में। तो यहाँ पर उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023। अब ये कब प्रस्तुत किया गया, तो ये प्रस्तुत किया गया मानसून सत्र में। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो वन संरक्षण संशोधन विधेयक है आखिर ये लाया क्यों गया, इसका उद्देश्य क्या है और इसको किसने प्रस्तुत किया। तो पर्यावरण मंत्री हैं जिनका नाम है, अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये किस मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी होती है, तो ये पर्यावरण मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी होती है। और पर्यावरण मिनिस्टर कौन है, तो जिनका नाम है भूपेंद्र यादव, राइट। तो वर्तमान में यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर की अगर हम बात करें तो कौन है, वो भूपेंद्र यादव है और इनके द्वारा ही ये प्रस्तुत किया गया। अब अगर मैं ये बोलूं कि सर किस उद्देश्य के साथ में किन चीज़ों को ध्यान में रखकर इसमें संरक्षण की बात जो है वो की जा रही है, तो इसमें आप दो तीन चीज़ें जरूर याद रखिए। पहली चीज़ तो ये कि वन एवं वन्य जीव के संरक्षण के लिए और ज्यादा नियमों को बनाया जा रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज ये बोला जा रहा है वन क्षेत्र में वृद्धि की जाएगी। और तीसरी चीज ये बोली जा रही है कि पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए भी कार्य किए जाएंगे, नियम बनाए जाएंगे। तो यहां पर आप इतना याद रखिए कि ये जो वन संरक्षण अधिनियम 1980 था उसमें अमेंडमेंट करने के लिए एक बिल लाया गया जिसको वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 बोला गया। इसको पेश किया है भूपेंद्र यादव जी ने, ठीक है। और इसका ऑब्जेक्टिव की बात करें तो वन एवं वन्य जीव के संरक्षण के लिए, वन क्षेत्र में वृद्धि के लिए और पर्यावरण के लिए संतुलित अवस्था में बनाए रखने के लिए यहाँ पर ये काम करेंगे, राइट। अब देखिए, संसदीय समिति के बिना किसी आपत्ति के वन संशोधन विधेयक 2023 को मंजूरी दे दी गई है। विधेयक में वन संरक्षण अधिनियम 1980 में संशोधन का प्रस्ताव है और इसका उद्देश्य कुछ वन भूमि को कानूनी सुरक्षा से छूट देना है। इस विधेयक को संसद के मानसून सत्र में पेश किए जाना की उम्मीद जो है वो देखी जा रही है। बात समझ में आ रही है, तो ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड की अगर बात करते हैं तो यहाँ बोल रहा है कि हु इज द स्पेशल गेस्ट फॉर द फ्रेंच मिलिट्री परेड, फ्रांसीसी सैन्य परेड के लिए विशिष्ट अतिथि कौन है। दिखाई ही दे रहा है फ्रांस। और अगर इंडिया की अगर हम बात करें तो मोदी जी का ये जो दौरा अभी फ्रांस में देखने को मिला है और वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि इन दोनों देशों के बीच में जो संबंध है उस संबंध को ये और ज़्यादा मजबूत करेगा। बात समझ में आ रही है। इस संबंध को मजबूत करने से होगा क्या, सिर्फ ये नहीं कि हाँ दो देशों के बीच में रिश्ते सुधर गए, अगर आप देखते हैं तो फिर फायदे होते हैं। हम राफेल और बाकी चीज़ों को भी वहाँ से परचेज कर रहे हैं, मतलब कि हमारा ट्रेड बढ़ रहा है। दूसरा अगर हम बात करें तो हमारे कंट्री की जो बड़ी कंपनीज हैं वो कंपनीज क्या कर रही हैं, वो कंपनीज को अलाउ किया जा रहा है कि आप फ्रांस में जाकर भी इन्वेस्टमेंट करिए। दूसरा, फ्रांस की जो कंपनीज हैं, जो बड़ी कंपनीज हैं, वो एज अ एफडीआई के तौर पर भारत में आकर इन्वेस्टमेंट करेंगी। तो अगर किसी भी देश और किसी दूसरे देश के बीच में राजनीतिक संबंध जो हैं वो बढ़ते हैं, वो मजबूत होते हैं, तो कहीं ना कहीं उन दोनों देशों की अगर आप देखेंगे तो आर्थिक व्यवस्था जो है वो भी सुधार होती है, राजनीतिक व्यवस्था जो है उसमें भी सुधार देखने को मिलता है।
बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये कब हुआ, ये फ्रांसीसी सैन्य परेड जो है वो कब देखने को मिली, तो नरेंद्र मोदी जी, पहली चीज तो आप ये याद रखिए कि चीफ गेस्ट जो हैं वो वहां पर कौन रहेंगे, वो हमारे देश के पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी रहेंगे। दूसरी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर याद रखिएगा कि कब हुई है ये 14 जुलाई को होगी 14 जुलाई को हुई है। 14 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला बेस्टिल डे या बेस्टिल दिवस फ्रांस के लिए ऐतिहासिक महत्व रखता है। और बेस्टिल दिवस के दिन ही क्या होता है, यहाँ पर जो फ्रेंच मिलिट्री परेड है उसको दिखाया जाता है। और वहाँ पर, और अच्छा एक चीज़ और याद रखिएगा कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ फ्रेंच मिलिट्री ही भाग नहीं ले रही है, बल्कि भारत की तरफ से भी, भारत की भी आर्मी की और भारत की मिलिट्री की कुछ फोर्सेस जो हैं भाग ले रही हैं। एयर फोर्सेस जो हैं वो भी यहाँ पर कुछ 4-5-6 विमान जो हैं वो इसमें हिस्सा लेंगे। बात समझ में आ रही है। इसमें एक चीज़ और याद रखिए कि सर ये बेस्टल दिवस क्या है, ये बेस्टल डे क्या है। बेस्टल जो है वो वहां पर एक फोर्ट कह लीजिए, या बाद में उसी फोर्ट को तब्दील कर दिया गया जेल में। तो ऐसा समझ लीजिए कि वहां पर जो राजतंत्र की व्यवस्था चल रही थी, उस राजतंत्र में चीजें इस प्रकार से थी कि अगर किसी आंदोलनकारी को, क्रांतिकारी को देखा जाता था, उसको पकड़ा जाता था, तो उसको वहां पर सीधे जेल में डाल दिया जाता था। उसको इस बात की अनुमति नहीं थी कि आप जाकर कहीं अपील करिए, अपने लिए किसी भी प्रकार की राहत जैसी चीजों के लिए आप काम करिए। बात समझ में आ रही है। हुआ क्या, 14 जुलाई 1789 को इसी तरीके से वहां पर इस जेल में कुछ क्रांतिकारियों को डाला गया था। तो भीड़ जो है उस जगह पर रहने वाले जो लोग थे वो इकट्ठे हो गए। इकट्ठे होने के बाद में उन्होंने क्या किया, 14 जुलाई 1789 को उन्होंने वहां पर अटैक कर दिया और वहां से 6 क्रांतिकारियों को छुड़ा लिया। और ऐसा माना जाता है कि ये जो बास्टिल की ये जो क्रांति थी ना, ये जो अपोज हुआ था, यहीं से वर्ल्ड में फ्रांसीसी क्रांति या फ्रांसीसी रिवॉल्यूशन की शुरुआत होती है। बात समझ में आ रही है। तो याद रखिएगा कि फ्रांसीसी जो है या बेस्टिल डे जो है वो एक तरीके से अगर मैं बात करूंगा तो ये फ्रांस की एकता का प्रतीक माना जाता है, और इसी दिन से फ्रांसीसी क्रांति की भी शुरुआत मानी जाती है। इसलिए वहां पर उसको हम बेस्टिल दिवस के रूप में जानते हैं। बात समझ में आ रही है। चलिए इसमें एक चीज आप लिख लीजिएगा, ठीक है। बेस्टिल दिवस जो है वो फ्रांस की एकता का प्रतीक माना जाता है। बेस्टिल दिवस जो है वो फ्रांस की एकता का प्रतीक माना जाता है। बात समझ में आ रही है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर बोल रहा है विथ विच प्लेस इज द अमेजिंग सेल्फ क्लाउड एसोसिएटेड। हाल ही में आपने देखा होगा वीडियोस वगैरह वायरल हो रहे हैं। विस्मयकारी सेल्फ क्लाउड का संबंध किस स्थान से है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि हरिद्वार में सड़क पर जाने वाले जो लोग थे वो अचानक से रुक जाते हैं, और बादल जो ऊपर से जा रहे थे वो नीचे आ जाते हैं। और ऐसा लगता है कि बादल अब वर्टिकली नहीं फैल रहे हैं, वो ऊंचाई में नहीं जा रहे हैं, बल्कि ऐसा लग रहा है कि वो अब हॉरिजॉन्टली फैल रहे हैं, वो अब क्षैतिज रूप से उनका विस्तार जो है वो देखने को मिल रहा है। बात आती है कि सर ये सेल्फ क्लाउड आखिर होते क्या हैं। तो सेल्फ क्लाउड की अगर मैं बात करूं, देखिए क्लाउड के अलग अलग प्रकार होते हैं, और उन प्रकारों के आधार पर अलग अलग तरीके से आप क्लाउड को समझ सकते हैं। कुछ क्लाउड ऐसे होते हैं जो रेयरली ही देखने को मिलते हैं। कुछ तो नॉर्मल आपको समझ में आ गया कि हिल स्टेशन पे चले गए, हमको लग रहा है कि हाँ चलो नॉर्मल क्लाउड है। कुछ क्लाउड जो हैं वो इस प्रकार से हैं, कुछ क्लाउड जो हैं वो इस प्रकार से होते हैं कि अगर वो दिखाई दें तो आप समझ जाइए कि आप जल्दी ही उस जगह को छोड़िए और निकलिए, अदरवाइज फिर दूसरे क्लाउड देखने के लिए आप जीवित नहीं रहेंगे। तो यहां पर स्थिति कैसी है, आप इसको समझिए कि ये है क्या। सेल्फ की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर सेल्फ क्लाउड नाम क्यों पड़ा है, तो आप देखते हैं कि जैसे हम बुक को रखने के लिए हमारे पास में सेल्फ होता है, और वो सेल्फ हॉरिजॉन्टली जो है वो फैलता जाता है, उसी तरीके से ये जो क्लाउड होता है ये भी हॉरिजॉन्टली फैलता है। और ऐसा होता क्यों है, तो आपने अगर ज्योग्राफी पढ़ा होगा तो आपको ये समझ में आया होगा कि भाई यहाँ से जब मानसून इसकी शुरुआत होती है और ये आगे बढ़ते रहते हैं, जब ये आगे बढ़ते हैं और ये किसी ठंडी जगहों पर पहुंचते हैं, तो जब ये ठंडी जगहों पर पहुंचते हैं तो इनके गर्म होने के कारण ये क्या होते हैं, जो ठंडी हवाएं होती हैं वो इनको दबाव बनाती हैं और ये ऊपर की तरफ उठते हैं। ऊपर की तरफ उठने के कारण ये क्या होते हैं, ये बादल का रूप ले लेते हैं। और जब बादल का रूप ले लेते हैं तो ये क्या दिखते हैं, यहाँ पर ये दिखते हैं कि भाई ये एक बादल है और ये कैसा फैल रहा है, ये हॉरिजॉन्टली फैल रहा है।
बात समझ में आ रही है। तो एक तरीके से ये मानसूनी घटना के तौर पर, अगर हम वैज्ञानिकों की भाषा में बोलें तो ये मानसूनी घटना के तौर पर है, जो हमेशा देखने को नहीं मिलती। विरले ही कभी कभार ऐसी सिचुएशन बन जाती है, ऐसी मानसूनी स्थिति निर्मित होती है जिसके कारण से ऐसे क्लाउड जो हैं वो देखने को मिलते हैं और हमें लगता है कि बादल आज धरती पर उतर आए। बात समझ में आ रही है। देखने में, सुनने में, देखिए कुछ कुछ चीजें, एक कहते हैं ना कि अति सर्वत्र वर्जित। हम हिल स्टेशन पे जाते हैं तो हमको लगता है कि भाई ये बादल जो है वो हमारे पास में है, थोड़े बहुत हमको अच्छा लग रहा है। जब हम ऐसे बादल देखते हैं तो हमको ये लगता है कि भाई इनसे हम दूर ही रहें, अदरवाइज कहीं इनके ऊपर ही जाने की। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर स्थिति क्या हो रही है कि यहाँ ऐसे बादल बादल जो हैं वो निर्मित होते हैं और इनको हम सेल्फ क्लाउड बोलते हैं। फीचर की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर आप देखिए, कभी कभी तो गरज, है ना, बारिश, ओलावृष्टि, बौछार, ऐसी सिचुएशन जो है वो देखने को मिलती। तो जब इस प्रकार के क्लाउड डेवलप होते हैं, क्लाउड निर्मित होते हैं, तो हमको ये लगता है कि ये फैल रहे हैं और इस प्रकार की आउटपुट जो है वो वहां से देखने को मिलता है कि बादल गरज रहे हैं, बारिश जो है वो भी देखने को मिल रही है, ओलावृष्टि, बौछार, और ये सारी जो मानसूनी स्थिति हैं हमको एक ही स्थान पर इन बादलों के कारण नजर आती हैं। तो हाल ही में अगर मैं बात करूं तो हरिद्वार में एक कुछ इस प्रकार का सेल्फ क्लाउड जो है वो अभी अभी नजर आया है। बात समझ में आ रही है। चलिए, देखिए इसमें एक चीज और याद रखिए कि सेल्फ क्लाउड को ही हम आर्कस क्लाउड के नाम से भी जानते हैं। तो ये एक नाम बस आप जरूर याद रखिए। इसके बाद जब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, तो यहाँ पर आप देखिए कि विच मीटिंग ऑफ द जीएसटी काउंसिल हैज बीन हेल्ड रिसेंटली। पहली चीज तो ये, अभी आप देखेंगे तो ये 50th नंबर की मीटिंग जो है वो हुई है, और ये जो 50वीं नंबर की मीटिंग है उसमें कुछ चीजों में परिवर्तन किया गया है। जैसे कि यहाँ अगर आप देखिए तो जो मूवी देखने या जो सिनेमा हॉल वगैरह हैं, हम वहाँ पर जाते थे, ये एक बड़ी समस्या थी कि सिनेमा हॉल में टिकट से महंगा वहाँ पर खाने के लिए जो फूड आइटम थे वो होते थे। तो वहाँ पर जो जीएसटी की दरें हैं उनको क्या कर दिया गया, थोड़ा कम कर दिया गया, जिसके कारण से ये बोला जा रहा है कि इनके अंदर खाने पीने के जो सामान होंगे वो अब सस्ते हो जाएंगे। कैंसर दवाएं जो होंगी उनमें जीएसटी में रिलीफ दिया गया है, इस कारण से क्या बोल रहा है कि यहाँ पर उनमें भी डिस्काउंट जो है वो मिलेगा और वो भी सस्ती हो जाएंगी। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो जीएसटी परिषद ने ऑनलाइन गेमिंग की अगर बात करें तो उस पर भी 28% लगाने की सहमति जताई है। मतलब जीएसटी का जो मैक्सिमम स्लैब है उस स्लैब के आधार पर अगर आप देखेंगे तो जीएसटी का जो मैक्सिमम स्लैब है उस स्लैब के बेसिस पर ऑनलाइन गेमिंग जो है उससे टैक्स का कलेक्शन किया जाएगा। जरूरी भी है, ऑनलाइन गेमिंग जो है वो जरूरी भी है, क्योंकि देखिए गेमिंग और सारी चीज़ें एंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन हमारे यहाँ पे समस्या कुछ इस प्रकार की हो रही है अलग अलग जगहों पर कि आजकल गेम जो है वो इस प्रकार के हो गए हैं कि वो सिर्फ इंटरटेनमेंट तक सीमित नहीं रह गए हैं, और लोग जो हैं, बच्चे जो हैं, वो उस पर पूरे तरीके से एकदम इन्वॉल्व हो गए हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वो अपनी कुछ जो एक्सेप्ट नहीं किया है, एक्सपेक्ट नहीं था, वैसी चीज़ें अगर हो जाती हैं तो उनकी मानसिक और शारीरिक स्थिति जो है वो भी बिगड़ जाती है। तो आप संभालें, अपने जो भी आपसे छोटे हैं उनको देखें। और सरकार ने उस पर जो अभी टैक्स में बढ़ोतरी की है वो कितनी है, वो 28% कर दी है। ये तो बेसिक चीज़ें 50वीं बैठक हुई है, लेकिन इससे संबंधित कुछ और चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जीएसटी काउंसिल की अगर हम बात कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि सर ये जीएसटी है क्या। तो जीएसटी की अगर मैं बात करूं तो जीएसटी जो है वो वन नेशन वन टैक्स है, राइट। दूसरा अगर मैं बात करूं तो जीएसटी जो है वो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। समझ में आ रही है। जीएसटी की अगर हम बात करें तो ये कब इंप्लीमेंट हुआ, यहाँ पर अगर हम देखें तो 2017 में 1 जुलाई। मैंने आपको अभी कुछ दिनों पहले ही बताया है कि जो 1 जुलाई है वो जीएसटी डे के रूप में भी मनाया जाता है। तीसरा अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो जीएसटी जो है वो कितने प्रकार की हैं, तो वो 3 प्रकार की हैं। कौन कौन सी? CGST जिसको आप सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स के नाम से जानते हैं, SGST जिसको आप स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स के नाम से जानते हैं, और IGST जिसको आप इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स के नाम से जानते हैं। यहाँ पर इससे संबंधित कुछ स्लैब भी हैं। तो क्या क्या स्लैब है? 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%।
तो मैक्सिमम इंडिया में जो जीएसटी लिया जाता है वो 28% लिया जाता है। एक अपवाद है इसमें, और वो क्या है, वो है गोल्ड। गोल्ड पर जो जीएसटी है वो 3%। इसके अलावा बाकी जितने भी प्रोडक्ट जो जीएसटी में शामिल हैं वो यहीं से लिए जाते हैं। अब जीएसटी में किसी भी प्रकार का जो बदलाव होगा वो कौन करेगा, वो करेगा जीएसटी काउंसिल, राइट। दूसरा याद रखिए, जीएसटी काउंसिल का जो हेड होगा वो कौन होगा, वो होगा यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। और करंट में कौन है, तो आपको दिखाई दे रहा है निर्मला सीतारमण जी। निर्मला सीतारमण जी। और करंट में जीएसटी काउंसिल की अगर मैं बात करूं तो इसमें कितने मेंबर हैं, तो इसमें 33 मेंबर है ना। और एक और पॉइंट इसमें आप याद रखिए कि जीएसटी काउंसिल के द्वारा किसी भी चीजों में, किसी भी नियमों में जो बदलाव किया जाएगा, वो बदलाव होने के लिए एटलीस्ट 75% का वोट जो है वो उस चीज के फेवर में होना चाहिए। तो जब इतनी सिचुएशन बनेगी तब जाकर 0% स्लैब का प्रोडक्ट 5 में लाया जा सकता है, 12 वाला प्रोडक्ट 5 में लाया जा सकता है। किसी भी प्रकार का जो बदलाव है वो करने के लिए 75% का वेटेज जो है, 75% का जो वोट है वो कहाँ होना चाहिए, फेवर में होना चाहिए। तो ये याद रखिएगा, ओके। तो यहाँ पर याद रखिए कौन सी बैठक हुई है, 50वीं नंबर की बैठक जो है वो देखने को अभी मिली है। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 5 की, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बाय द आईटीसी बोर्ड। आईटीसी बोर्ड की अगर बात करें पहली चीज तो ये कि सर ये आईटीसी है क्या, तो आईटीसी जो है वो इंडिया में एक बड़ा नाम है, एक बड़ी कंपनी है। और मेनली ये किस लिए फेमस है, तो ये टोबैको प्रोडक्ट के लिए फेमस है। इस कंपनी के द्वारा सिगरेट बनाई जाती है और इनकी सिगरेट जो है वो काफ़ी फेमस है। इस कंपनी के सिर्फ प्रोडक्ट टोबैको तक ही सीमित नहीं है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। इनके प्रोडक्ट की अगर बात करूं मैं तो ये होटल, नोटबुक, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, एफएमसीजी एक्सेट्रा। तो आईटीसी कंपनी के अगर प्रोडक्ट की बात करेंगे तो सबसे फेमस तो टोबैको प्रोडक्ट है, लेकिन उसके अलावा ये और भी प्रोडक्ट हैं। आईटीसी का फुल फॉर्म अगर देखोगे तो इंपीरियल टोबैको प्रोडक्ट, इसका नाम में ही आपको क्लियर हो जाएगा कि सर ये है क्या। इसको बोलते हैं इंपीरियल टोबैको प्रोडक्ट, राइट। तो इसको क्या बोलते हैं, इंपीरियल टोबैको प्रोडक्ट। नाम से ही आइडिया लग गया मेन किसके लिए ये जानी जाती है। और इन व्यक्ति का जो नाम है वो है संजीव पुरी। और हाल ही में संजीव पुरी जो है उनको सीएमडी की पोस्ट पर अभी बनाया गया है। कब तक के लिए, तो अगले 5 सालों के लिए। बात समझ में आ रही है। समिति की सिफारिश पर लिया गया जो निर्णय होगा वो 22 जुलाई 2024 तक काम करेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की अगर मैं बात करता हूं तो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ एसबीआई कार्ड बाय एसबीआई। देखिए एसबीआई कार्ड एसबीआई की सब्सिडरी है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो गुरुग्राम में है। बात समझ में आ रही है। एसबीआई जो है उसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो एसबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है, ठीक है। अब बात ये आती है कि सर हाल ही में किसको एसबीआई कार्ड का नया सीईओ बनाया गया है, तो नया सीईओ अभी हाल ही में बनाया गया किसको, अभिजीत चक्रवर्ती को, ठीक है। अब इसमें इतनी चीज़ों को याद रखिए। देखिए अपॉइंटमेंट वाली क्वेश्चन जो है वो बार बार आ रहे हैं। अपॉइंटमेंट वाले जो फैक्ट हैं, अपॉइंटमेंट वाली जो न्यूज़ है वो काफ़ी बार बार आ रही हैं, क्योंकि एग्जाम में भी ये इंपॉर्टेंट रोल रखता है ना। तो यहाँ पर याद रखिए कि जितना भी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड हैं उनको आप एक लिस्ट बनाते ही चलिएगा साथ में। और चाहे वो इसरो की बात हो, चाहे दूसरे इंस्टीट्यूशन की बात हो, चाहे अभी एसबीआई कार्ड की बात हो, अभी जो भी परिवर्तन हो रहे हैं आपके एग्जाम के पहले वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप इनके लिस्ट जरूर बनाकर रखिएगा। तो आपको क्लियर हो गया कि एसबीआई कार्ड जो है उसके नए सीईओ के पोस्ट पर किसको नियुक्त किया गया है, तो वो किया गया है, अगर हम बात करेंगे तो वो किया गया है अभिजीत चक्रवर्ती को। बात समझ में आ रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां बोल रहे हैं कि विच आर्ट हैज क्रिएटेड अ जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड
इन द थर्ड G20 CWC नहीं है एक्चुअली, ये CWG है, और CWG मीटिंग, ठीक है। तो कौन से आर्ट ने तीसरी G20 CWG बैठक में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो उसका नाम है लंबानी आर्ट। अब लंबानी आर्ट जो है वो अभी कहां पर इस तरीके की चीजें देखने को मिली है? तो कर्नाटक के हम्पी में, राइट। तो कहां पर है ये? कर्नाटक के हम्पी में ये वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ है। लंबानी आर्ट जो है वो किससे संबंधित है? अगर लंबानी आर्ट के बारे में मैं बताऊं आपको, तो लंबानी जो है वो लंबानी समुदाय या फिर बंजारा समुदाय है, ठीक है, जो कपड़ों के अलंकरण से संबंधित होते हैं। अलंकरण से संबंधित हैं, और इनके द्वारा कपड़े जो बुने जाते हैं वो अलग अलग कलर के, अलग अलग धागों के, वो काफ़ी पॉपुलर होते हैं, और इसलिए लंबानी समुदाय के होने के कारण इसको लंबानी आर्ट के नाम से जाना जाता है। खासकर ये जो प्रजाति है, खासकर इस तरीके के जो लोग हैं जो बंजारा प्रवृत्ति के हैं, इस तरीके के लोग पूरे देश में अलग अलग जगहों पर तो पाए ही जाएंगे, लेकिन मेनली जब मैं लंबानी की बात करता हूं तो लंबानी समुदाय जो है वो आपको कर्नाटक में ही मिलेगा। और अभी अगर मैं ये वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात करूं तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो कर्नाटका के हम्पी में जो G20 की संस्कृति कार्य समूह की बैठक हुई थी, जो कल्चर वर्किंग ग्रुप की मीटिंग अभी देखने को मिली थी, वहां पर इस तरीके का जो प्रदर्शनी है वो उसने क्या किया है? वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने 10 जुलाई 2023 को प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था। तो इतना याद रखिएगा कि वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो किस में हुआ है? अभी लंबानी आर्ट में, राइट। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर मैं बात करूं, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट रीजनल AI न्यूज एंकर लॉन्च्ड बाय इंडिया? भारत द्वारा लॉन्च पहली क्षेत्रीय AI न्यूज एंकर का नाम क्या है? उसका नाम है लीसा। देखिए, देखने में लगेगा कि भाई ये किसी न्यूज चैनल की मैडम है ना, और न्यूज चैनल जो है अभी इनके द्वारा मतलब चालू की जाएगी, लेकिन एक्चुअल में ये AI बेस्ड रोबोट। अगर आप इसको देखेंगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित रोबोट जो हैं अलग अलग फील्ड पर काम करने के लिए और अलग अलग तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज करके अलग अलग चीज़ों को डेवलप किया जा रहा है। मैंने आपको पहले भी बोला है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्व में डेवलप होता है ऐसा सेक्टर है जो आगे आने वाले निकट भविष्य में आपकी लाइफ को तो आसान बना ही देगा, लेकिन अलग अलग फील्ड में, क्योंकि जो चीज़ें अभी ह्यूमन रिसोर्स कर रहे हैं उन चीज़ों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो वहाँ पर उनको रिप्लेस कर देगा। तो ये मान के चलिए कि आगे आने वाले निकट भविष्य में अगर आप ऐसा कुछ नहीं जानते हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बेहतर है, या अगर आपको ऐसी कुछ चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नहीं पता है, तो यकीन मान के चलिए कि आपका जो रोजगार है, आपकी जो जॉब है, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। तो अपने आप को अपडेट करिए। बात समझ में आ रही है? इसकी बात करते हैं, लीसा की बात करते हैं। तो उड़ीसा की अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में, उड़ीसा के भुवनेश्वर में OTV नाम का एक प्राइवेट न्यूज़ चैनल है, और उस OTV ने क्या किया है? AI न्यूज़ एंकर को लॉन्च किया है, और उस AI न्यूज़ एंकर का नाम क्या है? लीसा नाम रखा गया है। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन नंबर 9 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर बोल रहा है कि विच, अच्छा इसमें एक चीज़ और आप याद रखिए कि अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं तो जनरली क्वेश्चन ये भी पूछता है कई बार अलग अलग जगहों पर कि भाई फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन है? तो याद रखिएगा कि फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो जॉन मैकार्थी हैं। ठीक, तो इनका नाम जरूर याद रखिए कि फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जॉन मैकार्थी, राइट। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात करें, विच प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट सेलिब्रेटेड इट्स 42 फाउंडेशन डे इन जुलाई 12, 2023? हाल ही में किस प्रतिष्ठित संस्थान द्वारा 12 जुलाई 2023 को अपना 42वां स्थापना दिवस जो है वो मनाया गया है? तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है नाबार्ड। नाबार्ड की अगर मैं बात करूं तो नाबार्ड का इस्टेब्लिशमेंट जो हुआ है वो 12 जुलाई
1982 को हुआ है, 1982 में। अब नाबार्ड के स्टैब्लिशमेंट से रिलेटेड किस कमेटी के रिकमेंडेशन मानी गई थी, किस समिति की सुझाव के आधार पर नाबार्ड की स्थापना हुई है? तो ये याद रखिए कि श्री रमन समिति, श्री रमन कमेटी के सुझावों के आधार पर नाबार्ड जो है वो स्टैब्लिश हुआ। जब नाबार्ड स्टैब्लिश हुआ था तब 50:50 के कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आरबीआई, और करंट में क्या है 99.6% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओनरशिप है और 0.40% जो है वो आरबीआई की ओनरशिप। बात समझ में आ रही है? नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है, ये बार बार अलग अलग जगहों पे पूछा जाता है। तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका अगर आप फुल फॉर्म याद रखोगे ना तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि भाई नाबार्ड जो है वो काम क्या करता है। तो यहाँ बोल रहा है कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, और नाबार्ड जो है वो कोई बैंक नहीं है। नाबार्ड के बारे में अगर मैं आपको बोलूं तो नाबार्ड को हम रीफाइनेंस एजेंसी बोलते हैं। और रीफाइनेंस एजेंसी किसको बोला जाता है? जो किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन को फंडिंग करता है जो आगे फाइनेंस करता है। तो नाबार्ड जो है वो ऐसे इंस्टीट्यूशन को फंडिंग करता है जो एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट से संबंधित अन्य क्षेत्रों पर आगे फंडिंग करते हैं। नाबार्ड इंडिविजुअल की फंडिंग नहीं करता है। बात समझ में आ रही है? तो नाबार्ड जो है वो इंस्टीट्यूशनल फंडिंग है। नाबार्ड की हेडक्वार्टर की अगर मैं बात करूं तो ये मुंबई में है। और एक चीज लास्ट इसमें याद रखिए कि every states कैपिटल में इसका रीजनल ऑफिस जो है वो बनाया गया। बात समझ में आ रही है? एमपी की अगर बात करें तो एमपी के भोपाल में इसका रीजनल ऑफिस देखने को मिलता है। तो हाल ही में जो नाबार्ड है उसने अपना फाउंडेशन डे 42वां फाउंडेशन डे जो है उसको सेलिब्रेट किया है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 10 की अगर मैं बात करूं कि वर्ल्ड पेपर बैग डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन विच डेट। यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि विश्व पेपर दिवस जो है वो प्रतिवर्ष किस दिन को मनाया जाता है, तो विश्व पेपर दिवस जो है वो मनाया जाता है 12 जुलाई को। अब ये जो वर्ल्ड पेपर डे मनाया जा रहा है आखिर इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो याद रखिए ताकि सभी लोगों को जो पेपर की इंपॉर्टेंस है उसको समझाया जा सके और वो प्लास्टिक के स्थान पर पेपर के बैग का यूज ज्यादा करें। बात समझ में आ रही है? ताकि पेपर के इंपॉर्टेंस को बताया जा सके। और वर्ल्ड पेपर डे इसलिए मनाया जाता है ताकि जो प्लास्टिक का यूज आप कर रहे हैं धीरे धीरे आप में पेपर के बैग को यूज करने की प्रवृत्ति जो है वो डेवलप की जा सके। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो ये 10 क्वेश्चन थे आज के। और आपके लिए जो क्वेश्चन है वो ये है कि हाउ मेनी मेडल्स हैज इंडिया वॉन इन द वर्ल्ड आर्चरी यूथ चैंपियनशिप इन 2023। भारत ने विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में कितने मेडल जीते हैं? तो आप मुझे मैसेज करके ये बताएंगे। बात समझ में आ रही है? चलिए फिर आज के लिए इतना काफ़ी है। आप पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।